हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। यू विल हैव टू जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल बी बैक। यस गाइस। हाँ जी दोस्तों, चलो। ओके, परफेक्ट गाइस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग? सर, शुरू करें आज की क्लास। शुड वी बिगिन टुडेस क्लास? क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग? आज की क्लास में अपन लोग शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा रिवीजन। दोस्तों, आपको एकदम ध्यान लगाना पड़ेगा और जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच हैज अ वेटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स इन योर एग्जाम। 10 से 12 मार्क्स का वेटेज आता है और ये थोड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी है, तो इसका हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरी बात एकदम आराम आराम से सारी चीजें सुनते जाना। सर, ये चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। अगर आप देखेंगे तो ये मेजरली शुरू होता है, सबसे पहले इन्होंने स्टॉक और शेयर्स के बारे में डिफरेंस बता रखा है। ये पोर्शन जो है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सर, स्टॉक और शेयर में बेसिक फर्क क्या होता है? शेयर एक सिंगल यूनिट होता है और जब कुछ शेयर्स को मिला लो तो उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, बट शेयर्स क्या होता है? वो एक इंडिविजुअल यूनिट होता है। अब दोस्तों, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर? द इंपॉर्टेंट इज सेक्शन नंबर 43। सर, सेक्शन नंबर 43 से शुरू होता है आपका ये वाला एक्ट, और सेक्शन नंबर 43 से लेकर के चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है सेक्शन नंबर 72 तक। सेक्शन नंबर 43 किसके बारे में बात करता है? बताया है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये हमें बताएंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में एक नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। सर, वोटिंग राइट्स वाले मतलब क्या? सिंपल प्लेन वेनिला बोलते हैं इनको, प्लेन वेनिला इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा तरफ डिफरेंशियल राइट्स वाले, जो डिफरेंशियल राइट्स वोटिंग को लेके हो सकता है, डिविडेंड को लेके हो सकता है, या किसी और चीज को लेके हो सकता है। अब उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या आता है? जिसमें प्रेफरेंस होता है किस चीज को लेके? डिविडेंड को लेके, या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप को लेके, तो वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अब दोस्तों, उसके बाद आगे की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वाह, अच्छा कि आपने बता दिया, नहीं तो क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्या हो रहा है, बकवास कर रखा है सर। आप देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब जिसके दो प्रेफरेंसेस होते हैं। पहला, प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब क्या? उस पे डिविडेंड का पेमेंट, जब तक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। और दूसरा, प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आपके पैसे का रीपेमेंट हो जाएगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये क्या हो गया सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब दोस्तों, मेरी बात लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनना। अगर आपका दोनों में से कोई एक प्रेफरेंस भी है ना, तो उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिविडेंड भी होना चाहिए, वाइंडिंग अप भी होना, वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट अर्ली होना चाहिए। दोनों में से एक भी प्रेफरेंस अगर आप किसी को दे दिए ना, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लिया जाएगा। और कैपिटल शेल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल, नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल्ड टू ईदर
और बोथ द राइट्स विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट, दोनों में से कोई एक राइट भी होगा तो भी उसको प्रेफरेंस कैपिटल मान लिया जाएगा। सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, एक लाइन लिखा है मैंने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इक्विटी पूल पोस्ट प्रेफरेंशियल एंटाइटलमेंट। सर इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली एक इक्विटी पूल बनता है सर। इक्विटी पूल में क्या होता है, एक बार आपका प्रेफरेंस शेयर आपको मिल गया, उसके बाद आप अगर चाहो तो इक्विटी पूल के पार्ट बन सकते हो। सर इक्विटी पूल क्या होता है? सर आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। इक्विटी पूल इज बेसिकली समथिंग दैट वी यूज इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, इन द वेंचर कैपिटल वर्ल्ड। तो इक्विटी पूल के भी आप पार्ट बन सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप भी इक्विटी पूल के पार्ट बन सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब आपका बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव माना जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव बाय डिफॉल्ट नहीं होता, पर अगर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड है तो नॉन क्यूमुलेटिव हो जाएगा। सर कहना कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड नो इक्विटी शेयर कैपिटल? नो, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल इज पॉसिबल बट ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है पर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि आपके एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि आईसीआई ने ऐड कर रखा है सर। बट एनीवे कमिंग मूविंग अहेड, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मूविंग अहेड प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। डिविडेंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है सर? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो उसके लिए 7 कंडीशन आपको मेरे साथ याद करना पड़ेगा। 7 कंडीशन में क्या क्या आता है रजा? सबसे पहला, आपको एओए ऑथराइज करेगा तभी आप इशू करोगे। दूसरा, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सर ऐसा लगता होगा एसआर लगेगा, पर तुम सुन नहीं रहे हो, डीवीआर के लिए ओआर लगेगा, डीवीआर के लिए ओआर लगेगा। सर सबसे पहला हो गया एओए ऑथराइज करेगा, दूसरा डीवीआर के लिए ओआर लगेगा। और ये जो ओआर है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो पोस्टल बैलेट से पास होगा, लिस्टेड कंपनी हो तो पोस्टल बैलेट से पास होगा। तीसरा, सर आपका जो वोटिंग पावर डीवीआर वाले शेयर होल्डर का है ना, डीवीआर वाले शेयर होल्डर का जो वोटिंग पावर है, ये टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डीवीआर वाले शेयर होल्डर का वोटिंग पावर 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये 3 कंडीशन हो गए, पहला जो बेसिक कंप्लायंस रिलेटेड हो गए। उसके बाद सर 3 कंडीशन आएंगे जहां पे आपने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। पहला, सर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में पिछले 3 साल लगातार, तीनों साल का आपका बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न गया होना चाहिए। दूसरा, सर आपका कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज में? पहला, डिविडेंड के पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर ये 3 चीजें होती है ना, डिवेंचर, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर। डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, डिवेंचर के रिडेम्पशन में कोई डिफॉल्ट नहीं है, और आपके प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में भी कोई डिफॉल्ट नहीं है। और तो और जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया उसके पेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन दीज 4 थिंग्स। उसके बाद सर आपका कोई और डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी चीजों में? और भी 4 चीजें इन्होंने लिखी सर। पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, आपके पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट प्लस पीएफ फ्रॉम अ पीएफआई। मतलब सर पहला हो गया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, दूसरा हो गया रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन जो आपने लंबे समय के लिए लोन ले रखा है। तीसरा, किसी एम्प्लॉय का अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो उसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग सम टू आईपीएफ, आईपीएफ में पैसे जमा करने में देरी नहीं होनी चाहिए। सर पहला वाला प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, दूसरा वाला टर्म लोन है, तीसरा वाला स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज है, और चौथा वाला आपका आईपीएफ में ट्रांसफर है। सर ये 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी राजा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या कहा मैंने? अगर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या कहा मैंने? अगर कंपनी जो है वो पिछले, अगर सुनना मेरी बात, अगर इनमें से कोई भी डिफॉल्ट होता है ना तो कंपनी अगले 5 साल तक जब डिफॉल्ट सुधार दे उसके एंड से लेके 5 साल तक कंपनी फिर भी डिस्क्वालिफाइड रहेगी। मतलब मान लो सर अगर उसने लोन का रीपेमेंट करना था 2021 में, उसने नहीं किया, कब किया? 2024 में, तो 2024 खत्म होने के बाद 5 साल तक कंपनी डिस्क्वालिफाइड रहेगी सर। उसके बाद द कंपनी शुड नॉट बी पीनलाइज्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। किसी भी एक्ट के अंदर आपको पिछले 3 साल में या तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने पीनलाइज नहीं किया है। आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा एक्ट, एससीआर एक्ट, किसी भी एक्ट के अंदर सर ये 7 कंडीशन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो सर, 3 कंडीशन इस तरीके से याद करो, 3 कंडीशन कंप्लायंस के, 3 कंडीशन डिफॉल्ट के और एक एक्स्ट्रा। सर 3 कंडीशन कंप्लायंस के क्या है? एओए पास, एओए में ऑथराइज्ड होना चाहिए, ओआर पास करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी के केस में पोस्टल बैलेट के थ्रू, और वोटिंग पावर डीवीआर का जो है वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वोटिंग पावर का। उसके बाद मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में पिछले 3 साल बराबर फाइल हुआ होना चाहिए। दूसरा, कोई भी आपका सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसमें सर? डी3पी में। डी3पी क्या है? आपका डिपॉजिट डिवेंचर, डिपॉजिट डिवेंचर डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनमें किसी में भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और अब आपका कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड में, टर्म लोन के रीपेमेंट में, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज में, और उसके अलावा लास्ट में आपका आईपीएफ में क्रेडिट करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आपको कभी भी पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए कोर्ट और ट्राइब्यूनल के द्वारा। तब जाके क्या माना जाएगा कि आपने डीवीआर जो है वो बराबर, डीवीआर जो है वो आपका बराबर इशू हो गया है और डीवीआर आप इशू कर सकते हो। अब सर मेरे को एक छोटी छोटी बात बताओ, क्या
डीवीआर वाले शेयर्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं सर, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या वाइसा वर्सा हो सकता है? वाइसा वर्सा मतलब क्या इक्विटी शेयर कैपिटल वाले डीवीआर में हो सकते हैं? नहीं सर, वो भी नहीं हो सकते। दोनों को भी एक दूसरे में कन्वर्ट होना मना है। सर टाटा मोटर्स ने हाल फिलहाल में अपने डीवीआर को क्या कर दिया, हाल फिलहाल में मतलब पिछले साल टाटा मोटर्स ने अपने डीवीआर को कैंसिल करके फ्रेश इक्विटी शेयर्स दिए उनको, पर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे क्या लिखा है सर, आपको अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप सारा डिटेल लिखोगे शेयर होल्डर का, सारा का सारा डिटेल शेयर होल्डर का लिखोगे कि अगर डीवीआर वाला शेयर होल्डर है तो लिखना डीवीआर वाला शेयर होल्डर है। सर आपको बहुत जगह आईएफएससी के एक्सेप्शन मिलेंगे, वो आपको यहाँ बीच बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके समरी नोट्स में लास्ट में एक समरी बना रखी है, एक्सेप्शन टू स्पेसिफाइड आईएफएससी, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों आ जाओ सेक्शन नंबर 46 पे, 43 के बाद सीधा आ गए 46 पे। 46 बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। हाँ जी सर, क्या कहा मैंने? 46 बात करता है आपके शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सर शेयर सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले कहता है दैट शेयर सर्टिफिकेट्स आर प्राइमा फेसी एविडेंस। अगर शेयर सर्टिफिकेट में किसी का नाम लिखा है तो ये प्राइमा फेसी माना जाता है कि वही उसका ओनर है। सर प्राइमा फेसी कब माना जाएगा? अगर सर्टिफिकेट कंपनी के कॉमन सील में आया है, कॉमन सील नहीं है तो कंपनी के 2 डायरेक्टर, और अगर नहीं तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का सिग्नेचर है, तब जाके वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और उसमें जो ओनर है वो प्राइमा फेसी शेयर होल्डर माना जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको बोर्ड का कंपोजिशन, इफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड परमिट्स, then at least one of the two directors shall be other than MDWTD। मतलब कैसे, 2 डायरेक्टर जब साइन करेंगे तो उसमें से एक डायरेक्टर कम से कम क्या होगा, MDWTD के अलावा कोई होगा। सर एमडी भी नहीं, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं, कोई और होगा अगर बोर्ड का कंपोजिशन आपको परमिट करता है तो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अगर मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम गया तो क्या? गुम गया तो गुम गया भाई, तू डुप्लीकेट ले सकता है। डुप्लीकेट कैसे लेगा? सर अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट डीफेस, म्यूटिलेट या टॉर्न हो गया, मतलब खराब हो गया, जिसे मैंने आपको क्लास में समझाया था, ईवान जो है वो साइड से पेपर खाने लग गया, वो पेपर साइड से चबा के खा गया, उसको उसने क्या कर दिया, म्यूटिलेट कर दिया, तो सर आप सरेंडर कर दो पुराना वाला कॉपी, आप फ्रेश कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी मांग लो। पर अगर वो गुम गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तो इट इज टू बी प्रूव्ड दैट इट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एंड देन यू कैन आस्क फॉर अ डुप्लीकेट कॉपी। तो अगर सर गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया है तो आप उसको डुप्लीकेट मांगो, आप प्रूव करोगे कि डुप्लीकेट मांगोगे। और दूसरा, अगर आपका म्यूटिलेट या टॉर्न हो गया तो आप सरेंडर करके डुप्लीकेट मांगोगे। अब सर क्या तरीका होगा? देखो, टाइम पीरियड फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। सर अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है ना, उसको बोले तू सोच के काम कर, 3 महीने के अंदर तू क्या कर दे, तू सर्टिफिकेट दे दे। पर लिस्टेड कंपनी है ना भाई भाई भाई, एक तो तू कर क्या रहा है शेयर सर्टिफिकेट के साथ, एक तो तू कर क्या रहा है शेयर सर्टिफिकेट के साथ, तेरे को तो डीमैट करना है ना। पर ठीक है सर, पुराने जमाने का इन्होंने कहा था उस समय पे कि 15 दिन के अंदर तो क्या कर देना, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 15 दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे देना। सर ये रजिस्टर मेंटेन करोगे क्या? हाँ सर, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा आपको इन द फॉर्म SH2, जिसमें आप क्या बताओगे, आप SH2 में हर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का डिटेल रखोगे। अब दोस्तों ये कहां रखोगे सर? ये आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे या फिर जहां भी आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर रखा जा रहा है। रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन सा सर? सेक्शन 88 वाला। जहां पे भी आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर रखा जा रहा है वहां पे रखोगे। सर आपकी कस्टडी में किसके होगे? CS या किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन के। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। अरे समझे क्या मेरी बात? हाँ सर, एक मजे की बात सुनना, कंसोलिडेशन और सब डिविजन में क्या होगा सर? सब डिविजन मतलब क्या? मान लो आपके पास एक शेयर था 10 रुपए का, एक शेयर था मान लो 100 रुपए का, अब आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे 10 रुपए के, तो इसको कहते हैं सर सब डिविजन। या अगर उल्टा करोगे तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। सर अगर कंसोलिडेशन या सब डिविजन हो रहा है ना, तो आपको अपना पुराना शेयर सर्टिफिकेट जाके जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट वैसे ही मिल जाएंगे विदाउट द ओल्ड वंस बीइंग सरेंडर्ड। आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही नया वाला मिलेगा आप समझ लेना पुराना वाला जो है वो खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी नहीं बची है। ठीक है, उसके बाद सर आ जाते हैं, मेरी बात सुनना सर, अगर आपका ये तो तब हो गया जब आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, पर अगर डीमैट में आपके अकाउंट्स है तो डिपॉजिटरी के रजिस्टर में अगर आपका नाम एज ए बेनिफिशियल ओनर दिखा रहा है तो उस केस में आप क्या मान लिए गए? आप शेयर होल्डर मान लिए जाओगे, आप शेयर होल्डर मान लिए जाओगे। अगर सर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी को क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है सर, मैंने क्या कहा, ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे ही क्लासेस के दौरान इंपॉर्टेंट पेनल्टीज मार्क करवाऊंगा, आप नोट कर लेना। क्या कहा दोस्तों? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा इफ कंपनी, सुनना मेरी बात प्लीज ध्यान से एकदम। सर कंपनी को कितना पेनल्टी लगेगा अगर कंपनी ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया विद एन इंटेंट टू फ्रॉड, डिफ्रॉड, किसी को धोखा देने के इरादे से, तो कंपनी को अलग लगेगा, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को अलग। कंपनी को कितना सर? मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड मैक्सिमम 10 हायर ऑफ 10 टाइम्स और 10 करोड़ व्हिचएवर इज हायर। और उसके अलावा ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर 447। तो मिनिमम 5 गुना, मैक्सिमम 10 टाइम्स और 10 करोड़ व्हिचएवर इज हायर, और 447 का फ्रॉड। अरे समझे क्या मेरी बात? हाँ। अब सर कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। सर आपका शेयर सर्टिफिकेट, आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसका फॉर्मेट होगा SH1,
और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर होगा SH2। SH1 में आपका शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर होगा SH2। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका बुक्स रिलेटेड बुक्स है तो आप 30 इयर्स के लिए प्रिजर्व करोगे, और अगर डिस्प्यूट है तो परमानेंटली प्रिजर्व करोगे। क्या सर, अगर आपके सर्टिफिकेट का कोई बुक्स ऑफ कोई रजिस्टर है उसको आप 30 इयर्स तक प्रिजर्व करोगे, और किसी में डिस्प्यूट है तो आप उसको परमानेंटली प्रिजर्व करोगे। उसके बाद सर जो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर हुए उनका क्या होगा? उनका क्या होगा सर? उनको आप इमीडिएटली डिफेस कर दोगे, उसमें आप कैंसल वर्ड लगाओगे और डिस्ट्रॉय कर दोगे आफ्टर 3 इयर्स सब्जेक्ट टू बोर्ड रेजोल्यूशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें एक टैग लगा दो कैंसल्ड का, आप उसमें क्या टैग लगा दो? कैंसल्ड का। और कैंसल्ड बोलने के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे 3 साल के बाद बोर्ड रेजोल्यूशन के परमिशन से। और सर अगर एक बात समझना, ज्वाइंट ओनरशिप होगी ना, मान लो मैं और मेरी बेटर हाफ मिल करके हमने एक शेयर खरीदा ज्वाइंट ओनरशिप में, तो भैया उस केस में क्या होगा? हमको सिर्फ एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे समझला का है, अरे समझला का है ये सर। आगे बढ़ते हुए मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 47 बात करते हैं वोटिंग राइट्स के बारे में। क्या कहता है वोटिंग राइट्स के बारे में? राजा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। वोटिंग राइट्स क्या होता है? अगर आप एक कंपनी में इक्विटी, ज्यादा नहीं पढ़ना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खत्म हो जाएगा। सर आप या तो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। इक्विटी शेयर होल्डर तो सारे रेजोल्यूशन में वोट करते हैं, और आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो सिर्फ 3 रेजोल्यूशन में वोट कर सकता है। पहला वो रेजोल्यूशन जो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, दूसरा वाइंडिंग अप से रिलेटेड, और तीसरा जब बात हो रही है रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब ये तीनों में से कोई भी बात हो रही है ना, तो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेगा, वरना वोट नहीं करेगा। पर सर एक बात बताओ, क्या अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल या उससे ज्यादा लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिला, तो फिर वो सारे रेजोल्यूशन में वोट करेगा, जैसे कि वो खुद एक इक्विटी शेयर होल्डर है। कितने साल से डिविडेंड नहीं मिला? 2 साल या उससे ज्यादा लगातार डिविडेंड नहीं मिला। अरे समझे क्या? समझे क्या सर? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि निधि कंपनी के केस में, निधि कंपनी का पॉइंट नहीं छोड़ सकता सर। क्या कहा मैंने? निधि कंपनी के केस में नो मेंबर शेल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल हैविंग मोर देन 5% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब सर जब भी निधि कंपनी के यहाँ पोलिंग होता है, तो पोलिंग में एक शेयर होल्डर 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बेसिक सा नॉर्मल सर, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया आपके सेक्शन नंबर 47। 48 क्या कहता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। सर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लास के नोट्स में भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। सर पहला पार्ट क्या है? वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट में, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट कहता है कि शेयर होल्डर के हक को वेरी कैसे करेंगे, उसके राइट्स को वेरी करने का तरीका क्या है। सर लॉ ने बोला सबसे पहले सुन, तू कंसेंट ले ले। किसका कंसेंट ले ले? मैं तुमको बार बार बोला, बिना कंसेंट के कुछ नहीं होगा। तुमको वेरी कर रहे हैं, तुम कंसेंट ले लो। कंसेंट इन राइटिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर। आप 3/4 का इशू का कंसेंट लोगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। और if provision for such variation is contained in AOA, MOA or in the absence of such provision, it is not prohibited। मतलब कैसे? इधर देखो मेरी बात सुन सर। आप एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर हो, आपका राइट्स वेरी हो रहा है। अगर आपका राइट्स वेरी करना है तो मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो मैं आपका कंसेंट ले लूं 3/4 लोगों का, ये जो कंसेंट होगा इन राइटिंग है, कंसेंट इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3/4, या फिर मैं आप लोगों को मीटिंग बुलाऊं और आप लोगों का एसआर पास करवा लूं। दोनों में से जो चाहे वो करवा लूं। पर सर मेरी बात सुनना, ये वेरिएशन करने का पावर कौन दे रहा है? दोस्तों ये वेरिएशन जो है ना, एओए एमओए में पावर होना चाहिए। पर अगर एओए एमओए में पावर नहीं है, तो सर आपके जब आपने ये शेयर्स इशू किए थे ना, उसमें प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। जब आपने ये शेयर्स इशू किए थे उसमें प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए ये वेरिएशन, तब आप वेरिएशन कर सकते हो। सर वेरिएशन के लिए आप एसआर पास करोगे। एसआर में कौन से लोगों को बुलाओगे? अगर एक क्लास ए शेयर होल्डर है, क्लास बी है, क्लास सी है। अगर आप क्लास ए का वेरिएशन कर रहे हो तो सिर्फ आप इनको ही बुलाओगे। पर अगर क्लास ए के वेरिएशन से क्लास बी का राइट्स इंपैक्ट हो रहा है, क्लास ए के वेरिएशन से क्लास बी का राइट्स अफेक्ट हो रहा है, तो आप क्लास बी के शेयर होल्डर का भी एसआर पास करवाओगे। सर सॉरी, क्लास बी के शेयर होल्डर का भी कंसेंट लोगे ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर शेयर होल्डर शेल बी ऑब्टेन। क्या लिखा है सर? इफ वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट्स द राइट ऑफ एनी अदर क्लास, तो उनका एसआर नहीं लोगे आप, उनका क्या लोगे? कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर विल हैव टू बी ऑब्टेन। सर आप समझे क्या? 2 प्रोविजन है, एक तो कंसेंट ले लेना या फिर एसआर पास कर लेना। यहां पे आप सिर्फ कंसेंट लोगे, एसआर पास नहीं करोगे। तो सर कुल मिला के ये है कि अगर मैं क्लास ए के राइट्स वेरी कर रहा हूं, तो इनसे मैं क्या लूंगा? इनसे मैं या तो 3/4 इन राइटिंग का कंसेंट लूंगा या एसआर पास करूंगा। क्या मैं क्लास बी का अप्रूवल लूंगा? जनरली मैं क्लास बी का अप्रूवल नहीं लूंगा, पर अगर इससे ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो मैं इनका कंसेंट ले लूंगा। यहां पे मेरे पास एसआर का ऑप्शन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब जब आप क्या करोगे, आप इस तरह का वेरिएशन करोगे, तो एक पोपट ला लाएगा, बोलेगा कैंसल कैंसल कैंसल। मतलब सर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वेरिएशन में। तो वो रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करेगा सर? कम से कम 10% पे इशूड शेयर वाले शेयर होल्डर होने चाहिए।
वेर एटलीस्ट 10% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल है, वो लोग अगर कंसेंट नहीं करते वो तो वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगे कि प्लीज ये वेरिएशन को कैंसिल करवा दो। और अगर ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। पर सर ये एप्लीकेशन ना एसआर पास करने के या कंसेंट के 21 डेज के अंदर देना पड़ेगा। 21 डेज के अंदर आप रोते रोते ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ और ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा वो भैया फाइनल और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द शेयर होल्डर्स। और उसके बाद सर कंपनी जो है 30 डेज के अंदर आरओसी के पास ये ट्राइब्यूनल की ऑर्डर की कॉपी भेज देगी। आरओसी के पास 30 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी भेजेगी। मतलब क्या है सर, बहुत सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 48 बात करते हैं वेरिएशन ऑफ राइट्स के बारे में। सर आप देख सकते हो उसमें क्वेश्चन आया है, इसमें क्वेश्चन आया है। तो वेरिएशन ऑफ राइट्स का क्या मतलब है सर? वेरिएशन ऑफ राइट्स का मतलब ये है कि आप अपने राइट्स को वेरी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर के, किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स वेरी कर सकते हो। या तो कंसेंट ले लेना या एसआर ले लेना। सर कौन पावर दे रहा है आपको? एओए एमओए देगा, या फिर ये देख लेना इशू टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से प्रोहिबिटेड तो नहीं है। क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड नहीं है। उसके बाद अगर किसी और क्लास को अफेक्ट हो रहा है तो उसका भी कंसेंट ऑफ 3/4 ले लेना। उसके बाद दोस्तों ये हो जाने के बाद अगर कोई नाराज है, अगर कम से कम 10% जो होल्ड करते हैं वो लोग अगर कंसेंट नहीं दिए तो वो जाके ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन। और ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन आप ट्राइब्यूनल को दे रहे हो ना, ये आपको 21 डेज के अंदर देना पड़ेगा, जब एसआर पास हुआ या जब कंसेंट रिसीव हो गया। सर आप मेरी बात समझे क्या? हाँ जी सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। सर 49 से 51 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 49 से 51 क्या कहता है? 49 से 51 ये कहता है कि भैया 49 कहता है सेक्शन वेयर एनी कॉल्स। सर देखो इसको मैं आपको कैसे याद करवाया हूं। 49 से 51 याद करवाने का क्या तरीका है? सबसे पहला सर ये इसको याद कराने का तरीका है यूएडी। यू क्या कहता है? यूनिफॉर्म बेसिस। ए कहता है एडवांस और डी कहता है डिविडेंड। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, क्या एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर से मैं किसी को बोल सकता हूं तू एक काम कर, तू पूरा फुल्ली पेड अप दे दे, तू पार्टली पेड अप कर ले? नहीं सर, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर को आप यूनिफॉर्मली ट्रीट करोगे तो कॉल्स हैव टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल्स हैव टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस मतलब सर आप एक ही बराबर ट्रीट करोगे हर शेयर होल्डर को। दूसरा सर सेक्शन नंबर 50 वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था सर। एक सेक्शन नंबर एक इन्होंने क्वेश्चन नंबर 37 बना दिया, एक कैटेगरी क्वेश्चन है, जरूर चेक कर लेना। सर कॉल्स इन एडवांस, मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी एडवांस ले सकती है? क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है? सर कंपनी कॉल्स इन एडवांस सिर्फ तभी ले सकती है अगर एओए ऑथराइज करे। वेयर द कंपनी में इफ एओए ऑथराइजेस एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग इवन इफ सच अमाउंट इज नॉट कॉल्ड अप। मतलब कॉल्स इन एडवांस। लेकिन सर याद रखना, इस कॉल्स इन एडवांस में आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, इसमें कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा राजा? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तो इंटरेस्ट मिल सकता है, पर और कुछ नहीं मिलेगा। पर आप एडवांस कब ले सकते हो? ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय एओए। अगर एओए में एडवांस का जिक्र नहीं है तो आप एडवांस नहीं ले सकते। सर 51 कहते हैं डिविडेंड जो है ना, आप जब डिविडेंड दोगे, डिविडेंड आप दोगे, इट कैन बी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। सर मतलब आप डिविडेंड जनरली नॉमिनल वैल्यू पे देते हो, पर मान लो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए और आपका पेड अप कितना है? 4 रुपए। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, पेड अप 4 रुपए, तो भैया आप 4 रुपए पे दोगे ना कि 10 रुपए पे। ऐसा आप दे सकते हो अगर आपका एओए ऑथराइज करता है, ओनली इफ योर एओए ऑथराइजेस। सर आप मेरी बात समझे क्या? उसके बाद सर आपका सेक्शन 52 फेवरेट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे जनरेट होता है? अगर आप अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से प्रीमियम पे इशू करते हो तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जनरेट होता है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का मेरी बात सुनना 5 यूजेस है, आपको एग्जाम में आएगा, अकाउंट्स के पेपर में भी आ सकते हैं। एक बार एडवांस अकाउंट्स में आया था सर, व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ एसपीए? मेरी बात याद रखना ध्यान से। सबसे पहला पेमेंट ऑफ फुल्ली पेड अप bonus shares sir towards issue of unissued shares to members as a fully paid up bonus shares। आप क्या कर रहे हो? fully paid up bonus share। दूसरा आप राइट ऑफ कर रहे हो दो चीजें, राइट ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी और राइट ऑफ एनी एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। सर दूसरा वाला है प्रिलिमिनरी शेयर्स। तीसरा है अगर आपने कोई डिस्काउंट या कमीशन या एक्सपेंस किया है किसी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर पे। सर डिस्काउंट तो आपको नेचुरली पता है आज के डेट पे नहीं होता है, पर फिर भी इस पे क्या हो जाएगा? आपको आपका एप्लीकेशन कर सकते हो। चौथा फॉर एनी रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन पे अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो उसके लिए प्रीमियम दे रहे हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो। और लास्ट में परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर व्हिच इज बायबैक। तो 5 यूज हो गए सर। पहला सर आपको ना कीवर्ड सबको याद रहेंगे, एग्जाम में ना इसका लैंग्वेज लिख के आना है, टुवर्ड्स द इशू ऑफ अ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। दूसरा राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तीसरा राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट्स टुवर्ड्स इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। चौथा फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और पांचवा प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। और पांचवा आपका परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर व्हिच इज बायबैक। ये 5 स्पेसिफिक यूज है, इसके अलावा आप एसपीए का कोई यूज नहीं कर सकते। पर दोस्तों अगर कोई क्लास ऑफ कंपनी है, कोई क्लास ऑफ कंपनी है जो क्या करती है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो आपके 5 नहीं 3 यूज हो जाएंगे।
और आपका सेकंड और फोर्थ जो है कट जाएगा, तीन यूज हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ कट जाएगा। सेकंड क्या, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और फोर्थ क्या है, रिडेम्पशन पे अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। कब, अगर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रही है। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? सर लास्ट में मैंने लिखा है एसपीए इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व, मतलब आप इसको डिविडेंड के लिए यूज नहीं करोगे, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सर आपको मेरी बात समझ में आई? उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा पांच, आपको यही याद रखना है। सेक्शन नंबर 53 बात करता है अबाउट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सर क्या मैं शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं? सिंपल आंसर है नो, शेयर्स शेल नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया इट विल बी वॉइड, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया इट विल बी वॉइड। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, दो एक्सेप्शन है इस चीज के, मतलब दो केसेस है जहां पे आप, अच्छा एक तो आपको पता है कि आप जब नेक्स्ट सेक्शन में स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे तब आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम याद ही नहीं कर रहे हो, तुम याद ही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही सुने जा रहे हो, मेरी बात सुनो, याद तो कर लो। सर मैंने कहा सेक्शन नंबर 53 क्या कहता है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आप वैसे तो नहीं कर सकते, पर स्वेट इक्विटी शेयर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। पर दोस्तों दो केस है जहां पे आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, एक्सेप्शन है जहां पे शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। पहला, जहां पे आप अपने क्रेडिटर्स के डेट को कन्वर्ट कर रहे हो, जहां आप अपने क्रेडिटर्स के डेट को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू शेयर्स। क्यों कन्वर्ट कर रहे हो सर? एज पर स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान और अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। सर ये दो चीजें हैं जो अपन क्लास में समझते हैं। अभी आप याद कर लो सर क्या कहते हैं इसको, कि अगर आप अपने डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो किसी क्रेडिटर का, ये दो कारण से, या तो कोई रेजोल्यूशन प्लान की वजह से, या फिर आपका इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग जो बोलते हो, जिसको आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम बोलते हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब अगर आपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर दिए, तो कंपनी को लगेगा फाइन अप टू द अमाउंट रेज्ड और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। जितना आपने अमाउंट रेज किया डिस्काउंट पे, या 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, उसके ऊपर से आपको पैसा रिफंड भी करना पड़ेगा 12% पे इंटरेस्ट दे करके। मतलब जो पैसा लिया वो वापस करना, जितने समय के लिए रखा उसका इंटरेस्ट देना, और उसके साथ साथ को क्या देना पड़ेगा, फाइन। फाइन कितने अमाउंट का सर? फाइन मिनिमम जितना तूने रेज किया और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? ये सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का सेक्शन नंबर 54। क्या कहता है सर सेक्शन नंबर 54? सेक्शन नंबर 54 कहता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कितने क्वेश्चन आए हैं उसके। सर ये स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू होते हैं? दोस्तों स्वेट इक्विटी शेयर ना आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज को इशू होते हैं। सच इक्विटी शेयर एज आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। सर ये कंपनी अपने डायरेक्टर्स को और अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता है। सर कंपनी इनको स्वेट इक्विटी शेयर देता है, और ये लोग बदले में क्या देते हैं, या तो ये लोग नो हाउ देते हैं, या तो ये लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं, या किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन देते हैं। सर ये तीन वर्ड याद कर लो, डायरेक्टर या एम्प्लॉय क्या ला रहे हैं, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडिशन, जाके उसको बदले में क्या मिलता है, डिस्काउंट पे स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है। सर या तो डिस्काउंट पे मिलता है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मिलता है, मतलब वो कोई पैसा ही नहीं देता है भाई, सिर्फ यही सारे कंसिडरेशन में काम चला लिया जाता है। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना चाहते हो तो सिर्फ तीन चीजें करनी पड़ेगी, सिर्फ तीन चीजें। सबसे पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। सबसे पहले आप एसआर पास करोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो ना, यू इशू शेयर्स ऑफ क्लास विच इज ऑलरेडी इशूड। मतलब क्या, आप स्वेट इक्विटी शेयर में एक नया क्लास नहीं बना सकते कि इसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, इसका डिविडेंड कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते। आप जिस ऑलरेडी क्लास ऑफ शेयर्स विच आर इशूड, उसी क्लास ऑफ शेयर्स के आप कुछ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। सर उसके लिए आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा एसआर। क्या पास करना पड़ेगा राजा? सबसे पहले एसआर। एसआर के बाद दूसरे केस में क्या आते हैं आप देखो ध्यान से। सर रेजोल्यूशन में क्या लिखोगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने वाले, उसका मार्केट प्राइस क्या है, क्या कंसिडरेशन हमको मिल रहा है, और किसको दे रहे हैं, सारा डिटेल लिखोगे। और सर अगर आप लिस्टेड हो फिर जाके आप सेबी का कंप्लाइंस कर लेना, पर अगर आप अनलिस्टेड हो तो आप ये वाले रूल्स का कंप्लाइंस कर लेना। बस इतनी सी बात है। आपको स्वेट इक्विटी शेयर अगर देना है सर, आपको पहले उसका डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब आप किसी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और फॉर अ डिस्काउंट, और उसमें आप क्या क्या मिल रहा है बदले में, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन। आप बोल ही नहीं रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, आप ऐसे बैठे हो जैसे आपका एग्जाम नहीं। मेरे एग्जाम में तीन चीजें बोलो ना, पहला वैल्यू एडिशन, नो हाउ और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, आपकी तीन चीजें करनी पड़ेगी, एसआर पास करना, सारा डिटेल्स देना, और लिस्टेड है तो सेबी का कंप्लाइंस, नॉन लिस्टेड है तो रूल्स का कंप्लाइंस। उसके बाद आगे मेरी बात सुनो, एक लाइन लिखा है सर, इसमें क्या लिखा हुआ है मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो क्या स्वेट इक्विटी शेयर और जो नॉर्मल इक्विटी शेयर है क्या वो बराबर बराबर में रहेंगे? लॉ ने कहा यस, इट विल रैंक पारी पासु। सर पारी पासु नहीं सर, क्या एरर है, बिपाशा पासु आएगा ना। अबे पारी पासु ही आएगा। पारी पासु मतलब एट पार विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। स्वेट इक्विटी शेयर को अदर इक्विटी शेयर होल्डर के बराबर में रखा जाएगा। अब सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सबसे पहले
सर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जब आप कहते हो एम्प्लॉय एम्प्लॉय जिसको स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय हो, जो भले इंडिया में हो या दूसरा ना हो। सर तीन लोग आते हैं। सबसे पहला परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दूसरा अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जब भले वो होल टाइम है या नहीं है, और तीसरा ये जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय की बात कर रहे हो ना, आप अपने सब्सिडरी और होल्डिंग के भी ले लेना, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं? एम्प्लॉय। मतलब सर मेरी कंपनी का एम्प्लॉय कौन हो गया पता है? जो मेरे परमानेंट एम्प्लॉय है, जो मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स है, और उसके अलावा मेरे होल्डिंग कंपनी और मेरे सब्सिडरी कंपनी के भी परमानेंट एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स जो है वो मेरे क्या बन जाएंगे? एम्प्लॉय बन जाएंगे, जिनको मैं स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता हूं। इसलिए मैंने आपको बताया था सर, रिलायंस जियो तो लिस्टेड नहीं है, रिलायंस जियो तो लिस्टेड नहीं है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर सकता है? रिलायंस जियो के एम्प्लॉइज को बोल सकता है कि मैं तुमको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा हूं, क्योंकि सर लिस्टेड तो रिलायंस है ना। तो रिलायंस अपने एम्प्लॉय को, यानी कि क्या, अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को भी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता है, कोई वादे नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप बात करते हो सेक्शन नंबर 54 की, तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं। क्या स्पेशल पॉइंट आता है सर? सबसे पहला वैलिडिटी ऑफ एसआर। वैलिडिटी ऑफ एसआर में क्या आता है रजा, कि आपने जो एसआर पास किया है वो 12 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। उस 12 महीने के अंदर तू क्या कर लियो रजा, उस 12 महीने के अंदर तू अपना स्वेट इक्विटी शेयर का प्रोसेस खत्म कर दियो। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम कितना स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं पर ईयर? एक साल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, shall not exceed 15% of the paid up equity share capital or issue value of 5 crore whichever is higher। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 15% और 5 करोड़ विचेवर इज हायर से ज्यादा नहीं हो सकता। पर सर अगर हायर में 5 करोड़ आ रहा है, इट शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम। कभी भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं जा सकता। और सुनो, अगर स्टार्टअप है जो स्टार्टअप शुरू के 10 साल में है, तो वहां पे सर 25% नहीं 50% हो जाएगा ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 50% हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मतलब सर? मेरी बात इधर ध्यान से देखना। सर मैंने ये कहा कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, और मान लो आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ रुपए है। तो उसमें आपका इशू साइज क्या हो जाएगा? आपका इशू साइज हो जाएगा इसका 15%, और विच इज 1.5 करोड़, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। बट सर विच एवर इज हायर में मान लो मैंने क्या कर लिया, 5 करोड़ हायर है, तो मान लो मैंने 3 करोड़ का इशू करने चला, तो 3 करोड़ का नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड लिमिट ये कहता है कि मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, विच इज 2.5 करोड़। तो आपका मैक्सिमम 2.5 करोड़ हो जाएगा। और तीसरा इन्होंने कहा, अगर आप स्टार्टअप हो ना जो शुरू के 10 साल में, तो आपके लिए लिमिट कितना हो जाएगा? 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिया होता तो आप उसको भी ऐड करते, बट पेड अप शेयर कैपिटल का 50% हो जाएगा। तो 15, 25, 50, ये आपके तीन लिमिट्स है सर, जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक लॉक इन है। 3 साल तक का क्या करोगे आप? लॉक इन करोगे, और ये लॉक इन आपके शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा सर। 3 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए आपका क्या रहेगा? लॉक इन रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये जो लॉक इन डेट है ना, ये जो लॉक इन है 3 साल का, ये फिक्स्ड है। आप 5 साल का या 2 साल का लॉक इन नहीं कर सकते, 3 साल का ही लॉक इन होगा। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनो ध्यान से, इशू प्राइस क्या होगा जो आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा और वैल्यूएशन करेगा। सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री बताओ ना, अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? अरे बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट करोगे ना। अगर आपको जो बदले में कंसिडरेशन आया, अगर वो डिप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट है, मतलब वो एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, तो आप उसको कहां पे कर दो? बैलेंस शीट में डाल दो। वरना आप उस स्वेट इक्विटी शेयर को पीएनएल में डाल के खत्म करो। मतलब क्या सर, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे, तो डेबिट में क्या करोगे? अगर कोई अमोर्टाइजेबल एसेट आया तो बैलेंस शीट में डेबिट कर दो, और अगर कुछ नहीं आया तो पीएनएल में एक्सपेंस आउट करके खत्म कर दो। इतनी सी बात है सर। और उसके बाद आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे एसएच3 में। इतनी सी बात है। जो किसके बारे में बात करता है? ये आपके सेक्शन नंबर 54 स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बात करता है। अरे तुमको समझ रहा है क्या सर? तुमको समझ रहा है क्या सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर? इधर ध्यान से सुनो। एम्प्लॉय को दोगे स्वेट इक्विटी शेयर, बदले में क्या मिल रहा है? या तो डिस्काउंट पे दे रहे हो, या कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों मिल रहा है सर? आपको नो हाउ मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल रहा है, वैल्यू एडिशन मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि देने का प्रोसेस क्या होगा? 3 चीजें कंप्लाई करनी पड़ेगी सर। एसआर पास करो, आप अपनी डिटेल सारे दो, नंबर ऑफ शेयर्स किसको दे रहे हो, कितने भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, और उसके बाद तीसरा सर, आप लिस्टेड हो तो सेबी का कंप्लाइंस करो, नॉन लिस्टेड हो तो हमारे रूल्स का। उसके बाद मैंने ये कहा कि दोस्तों रूल्स की जब बात करते हैं, तो रूल्स में आपको सबसे पहले बताया जाता है एम्प्लॉय कौन होता है। सर एम्प्लॉय में आपके एम्प्लॉइज भी आते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज आते हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज मतलब क्या? जैसे आप जब आर्टिकलशिप में जाते हो तो आप स्टाइपेंड पे काम करते हो, आप परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं हो। दूसरा आपके डायरेक्टर्स आते हैं, और तीसरा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के भी परमानेंट एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स आते हैं। उसके बाद मैंने कहा वैलिडिटी जो है 12 महीने का होगा एसआर का, उसके अंदर आप पास कर देना। इशू साइज लिमिट क्या होगा सर आपका इशू का? वो मैंने आपको बता दिया, 15%, 25%, 50%। 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। इट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पर अगर स्टार्टअप है और शुरू के 10 साल में, 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? उस केस में आपका, अरे वो हीरो, उस केस में क्या हो जाएगा सर? उस केस में आप लोगों का लिमिट सेट हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, खत्म हो गई। पर
समझे क्या तुम मेरी बात? अरे बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो सर, बोलो हाँ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम इत्मीनान से सुनते जाना, आराम से सुनते जाना। सेक्शन नंबर 55 किसके बारे में बात करता है राजा? सेक्शन नंबर 55 बात करता है आपके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। सर बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम से सुनोगे तभी जाके समझ आएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। दोस्तों ये क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अगर एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो ना, तो आप इररिडीमेबल तो इशू कर ही नहीं सकते, मैंडेटरी है कि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो। क्या करो? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो। दूसरा दोस्तों, मैंने क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या कंडीशंस होंगे, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर चार कंडीशन है, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया नहीं है ये सेक्शन, इसको एकदम ध्यान से समझो। सर आप अगर इशू करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहला एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, दूसरा आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करोगे, तीसरा आपका कोई भी पुराना सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लेकर के। या तो आपने रिडेम्पशन नहीं किया या फिर आपने डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और सर आपका रिडेम्पशन कितने समय के लिए हो, कितने समय में होगा? मैक्सिमम 20 साल तक होगा, 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि चार कंडीशन इधर देखो, एओए, एसआर, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल। क्या हो सकता है सर? या तो तूने रिडेम्पशन नहीं किया या फिर तूने डिविडेंड नहीं दिया। और चौथा आपका मैक्सिमम 20 साल का हो सकता है। पर क्या सर एक्सटेंड करवा सकते हैं? हाँ सर, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, कहां पे? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, तो उस केस में एक्सटेंड करवा के 20 साल की जगह 30 साल कर सकते हैं। पर आपको अपने 21st ईयर से हर साल 10% का रिडेम्पशन करना पड़ेगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो, अगर मतलब कौन से, लोढ़ा डेवलपर्स, जिसे लोढ़ा डेवलपर्स है, तो लोढ़ा डेवलपर्स ऐसी कंपनी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप 20 साल की जगह 30 साल रख सकते हो, लेकिन हर साल आपको 10% का रिडेम्पशन करना पड़ेगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये क्या हो गया सर? ये आपको इशू करने का तरीका हो गया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए क्या कंडीशन है। तो एक बार इशू कर दिए तो उसके बाद रिडेम्पशन करना पड़ेगा। रिडेम्पशन कैसे होगा सर? मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले पढ़ो, रिडेम्पशन का सोर्स क्या होगा। सर रिडेम्पशन के लिए पैसे किधर से आएंगे? द रिडेम्पशन कैन बी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। और दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू मेड फॉर पर्पस ऑफ सच रिडेम्पशन। या तो आपके पास जो प्रॉफिट है उससे रिडीम कर दो, या फिर आप फ्रेश इशू कर लो, उससे आप रिडेम्पशन कर देना। लेकिन याद रखना सर, फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है, पार्टली पेड अप तो फोरफीट होता है। फुली पेड अप रिडीम होगा, पार्टली पेड अप क्या कर देंगे? फोरफीट कर देंगे। अब सर मेरे को बताओ, सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है क्या? हाँ सर, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या हो रहा है सर? देखो आप दो चीजें यूज कर रहे हो, या तो आप प्रॉफिट से रिडेम्पशन कर रहे हो, या फिर आप फ्रेश इशू से रिडेम्पशन कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट से रिडेम्पशन कर रहे हो ना, तो उस केस में जितना आपने रिडेम्पशन किया उसका जो नॉमिनल वैल्यू है उतने का आप सीआरआर क्रिएट करोगे। और सर ये सीआरआर का सिर्फ एक यूज होता है जिसमें आप बोनस शेयर्स दे सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज होता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, सीआरआर कब क्रिएट होगा? आपके सीआरआर तब क्रिएट होगा जब आपका रिडेम्पशन प्रॉफिट में से हो रहा है। तो जितना आपका रिडेम्पशन का नॉमिनल वैल्यू है उतना आप सीआरआर में डाल दोगे, जो सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए यूज किया जाएगा। अब दोस्तों मेरी बात समझना, सीआरआर को ना पेड अप शेयर कैपिटल की तरह माना जाएगा जब रिडक्शन वाला प्रोविजन लगाना है। आपका जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है वो प्रोविजन लगाने के लिए सीआरआर को पेड अप शेयर कैपिटल जैसा माना जाएगा। मतलब जैसे आप पेड अप शेयर कैपिटल अगर कम करो तो सेक्शन 66 लग जाता है, वैसे सीआरआर को भी अगर कम करोगे ना तो आपको सेक्शन 66 लग जाएगा। तो सीआरआर को बोनस शेयर के लिए यूज कर ले, उसके अलावा अगर किसी तरीके से यूज किया ना तो सेक्शन 66 लग जाएगा। समझा तो ठीक है, नहीं तो जाने तो कभी जीवन में एग्जाम में नहीं आने वाला। अब दोस्तों मेरे को बताओ, रिडेम्पशन पे कभी कभी प्रीमियम भी तो देते हो, वो प्रीमियम कहां से आएगा? सर वो प्रीमियम या तो प्रॉफिट से आ जाएगा या फिर आप अपने एसपीए से भी निकाल सकते हो। याद करो एसपीए में लिखा था 5 यूज, जिसमें फोर्थ यूज ये था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। तो यहां पे उसकी बात हो रही है। पर दोस्तों मेरी बात सुनना, अगर एक कंपनी है जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है, तो फिर वो एसपीए यूज नहीं कर सकती। यहां पे उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट में से ही ये प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा। और ये प्रीमियम जो है इट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बिफोर सच रिडेम्पशन। आप पहले से ही इसका प्रोविजन बना लोगे। तो सर समझना मेरी बात ध्यान से, जब आप रिडेम्पशन करते हो तो एक होता है आपका नॉमिनल वैल्यू, दूसरा होता है आपका प्रीमियम अमाउंट। जो नॉमिनल वैल्यू है वो आप अपने प्रॉफिट से भी कर सकते हो या फिर आप फ्रेश इशू से भी कर सकते हो, और दूसरा प्रीमियम जो है वो आप अपने प्रॉफिट से भी कर सकते हो या अपने एसपीए से भी कर सकते हो। पर दोस्तों एसपीए म्हणजे स्पा स्पा स्पा। पर सर अगर आप अपने प्रॉफिट से रिडेम्पशन कर रहे हो ना, नॉमिनल वैल्यू दे रहे हो, तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू भर का, जो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है। सर इस तरीके से समझते समझते आगे बढ़ते जाना। सर मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते। उसके बाद सर मैंने कहा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो।
सर अगर कंपनी की हालत बुरी है, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं कर सकती, कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या करेगी? या तो तुम रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम क्या कर नहीं कर पा रहे हो, तुम डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, तो भैया उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है ना कंसेंट लेगी सबसे पहले तो 3/4 इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और उसके बाद जाएगी ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के लिए कि ट्राइब्यूनल मैं जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रहे हूं उसको डीम रिडीम मान लो और उसके सामने फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू करवा दो। सर देखो प्रेफरेंस शेयर का टेन्योर फिक्स होता है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता। अगर आपने 15 साल के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते, 15 साल बाद रिडीम करना ही पड़ेगा। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है 15 साल बाद तो क्या करोगे? तब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 3/4 इन वैल्यू का कंसेंट लो और फिर ट्राइब्यूनल को पिटीशन दो टू इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ अमाउंट इक्वल टू अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड। वो बोलोगे कि प्लीज भैया तू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, और जब ये इशू हो जाएगा तो अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड। मतलब क्या होता सर, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करता, उससे पैसा लेता और वो पैसे से तुम्हारा रिडेम्पशन कर देता, पर यार तुम्हारे पास तो पैसा है ना, तुम्हारे पैसे मेरे पास रखे हुए हैं ना, तुम मेरे को एक्सटेंशन ही दे दो, पर लीगली तुम एक्सटेंशन दे नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइब्यूनल को बोलूंगा भैया तू फ्रेश इशू कर दे, और वो फ्रेश इशू करते ही जो अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर थे ना वो डीम रिडीम मान लिए जाएंगे। अब सर मेरी बात सुनना, ट्राइब्यूनल अगर कंसेंट देगा ना, तो कंसेंट अगर देगा तो वो एक चीज बोलेगा, रिडेम्पशन फोर्थविथ ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो नाराज प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना उनका पैसा तुरंत फोर्थविथ रिडेम्पशन करना पड़ेगा। मतलब जब आप अप्रूवल लेके गए तो आपने अप्रूवल में कितने लोगों का कंसेंट लिया, 3/4 इन वैल्यू का, तो बचे हुए जो लोग हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनका रिडेम्पशन फोर्थविथ हो जाएगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिडेम्पशन को रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं माना जाता है, ये रिडेम्पशन को रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाता है। एक बार सर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक पढ़िए सर जल्दी। पढ़ लिए राजा? डन। बेसिक कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि भैया अगर तुम अपना कैपिटल रिडेम्पशन, अगर जो तुम रिजर्व रिडेम्पशन कर रहे हो ना वो अगर तुम फ्रेश इश्यू से कर रहे हो तो आपको सीआरआर नहीं लगेगा। सीआरआर सिर्फ तभी लगता है जब आप क्या करते हो, आप अपने प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करते हो। कहां में से? प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करते हो, तभी सीआरआर लगता है। फ्रेश इश्यू के रिडेम्पशन पे सीआरआर नहीं लगता है। अरे समझ गए क्या तुम मेरी बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं सर, सेक्शन नंबर 55 56 पे आ जाओ। 56 से क्या शुरू होता है सर? 56 57 58 रिलेटिवली सिंपल है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर 56 क्या कहता है? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर 56 ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या आता है? अगर सर ट्रांसफर एक अलग चीज होती है, ट्रांसमिशन अलग होती है। ट्रांसफर क्या होता है? आप मैनुअली आप अपने कंट्रोल में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। पर ट्रांसमिशन क्या होता है? जहां पे भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आपके शेयर्स किसी और को ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर की बात समझते हैं सर। अगर आप ये समझो कि अगर सलमान ने अगर आप समझो उसने अगर जैकलीन को दिया सर, ओए ओए क्या सर, ये इनका एक शेयर था रिलायंस इंडस्ट्री का। सलमान खान के पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर था, उसने क्या किया, वो शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया? जैकलिन को ट्रांसफर कर दिया। दिया मतलब क्या? ट्रांसफर कर दिया, वो वाला दिया की बात कर रहा हूं भाई। मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। रजिस्टर ऑफ शेयर के बारे में क्या कहता है? आपका जो रजिस्टर ऑफ शेयर है ना, आपने अगर ट्रांसफर किया है और तो आपको जाके कंपनी को बताना पड़ेगा, पर कंपनी तब तक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगा जब तक ये तीन चीजें नहीं हो जाती। सबसे पहला, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन मेड, मतलब सर एक ट्रांसफर डीड बनेगा, एक ट्रांसफर डीड बनेगा इन द फॉर्म, एक ट्रांसफर डीड बनेगा इन द फॉर्म SH4। ट्रांसफर डीड बनेगा इन द फॉर्म क्या? SH4। सर उस SH4 में आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे विच इज ड्यूली साइंड और डेटेड। मतलब सर मान लो एक ट्रांसफर डीड बना लिया मैंने, ये ट्रांसफर डीड है, ये डीड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइंड और डेटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें ट्रांसफर और ट्रांसफर ने साइन किया होना चाहिए, तो सिग्नेचर होना चाहिए, साइंड और डेटेड होना चाहिए। उसके बाद उसमें आप पूरा डिटेल दोगे अपने ट्रांसफरी के। तो जब सलमान जैकलीन को दे रहा है तो सलमान ट्रांसफरर है और जैकलीन ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी का पूरा डिटेल आपको इसमें देना पड़ेगा। क्यों सर सिर्फ ट्रांसफरी का? क्योंकि ट्रांसफरर का पूरा डिटेल तो कंपनी के पास ऑलरेडी है ना। और उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आप डिलीवर करोगे कंपनी को। कौन कर सकता है सर? दोनों में से कोई भी डिलीवर करेगा विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। मतलब सर मैं सलमान खान और जैकलीन एक ट्रांसफर डीड में एंटर करेंगे। इस ट्रांसफर डीड में एंटर करने के बाद वो क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफरी का पूरा डिटेल होगा और इसको 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को दे देंगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके साथ साथ ना जो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट था
या जो आपके पास लेटर ऑफ अलॉटमेंट था, अगर शेयर सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है तो जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है वो भी इसके साथ साथ अटैच कर देना। ये अगर ले जाके आप कंपनी को दे दोगे तो कंपनी अब क्या करेगा, ट्रांसफर को रजिस्टर करेगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? पर ये सब तभी लगेगा जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से, डिपॉजिटरी के केस में ये प्रोविजन नहीं लगेगा। दोस्तों आप मेरी बात आगे एक बात समझना कि अगर जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो आपने बनाया तो था पर वो गुम गया या डिलीवर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा सर? तो फिर उस केस में कंपनी रजिस्टर तो कर लेगा, बट ऑन सच टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी एज अ बोर्ड में थिंक फिट। सर इंडेमनिटी क्या है? जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था कि अगर तेरी 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 बात मैं मान रहा हूं पर अगर मेरा नुकसान होगा तो तू मेरे को इंडेमनिफाई करेगा। यही चीज क्या करेगा कंपनी, कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर घूम गया तो उस केस में वो आपको बोलेगा इंडेमनिटी साइन कर दे भाई तू, तब जाके मैं तेरा ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लूंगा। अब दोस्तों उसके बाद ये गवर्नमेंट का प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना। पर सर ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफर तो आप समझ गए, लेकिन ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन वो होता है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होता है। जहां पे मेरी बात सुनना, कोई ट्रांसफर डीड नहीं बनता है। सर ये रमेश है, रमेश अगर क्या करता है, रिलायंस के शेयर होल्ड करता है, तो रमेश की अगर डेथ होगी तो उसकी शेयर्स नेचुरली किसकी हो जाएगी? सुरेश की हो जाएगी। तो ये भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं बनता, पर यहां पे सर सुरेश को जाके रिलायंस को इंटीमेट करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया सुन, रमेश तो गए तो उसके शेयर मेरे नाम पे आएंगे। सर ये जो इंटीमेशन होता है इसको कहते हैं इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ये इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जब रिलायंस के पास आएगा तो रिलायंस वेरीफाई करेगा कि रमेश गए हो क्या। कैसे वेरीफाई करेगा सर? ऊपर जाके देख के आएगा? नहीं सर, रिलायंस वेरीफाई करेगा क्या, कि रिलायंस वेरीफाई करेगा कि भैया गयो तो उसके शेयर सुरेश के पास आ जाएंगे। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर रमेश के शेयर्स, अगर रमेश की डेथ हो गई और रमेश की शेयर सुरेश के पास चले गए, मेरे को बताओ कंपनी के पास इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लेके कौन जाएगा? रमेश की सुरेश? अरे सर लॉजिकल सी बात है ना, सुरेश जाएगा ना, रमेश तो गए हो ना, रमेश चला जाएगा तो फट जाएगी भाई कंपनी की। बोली ये कहां से आ गया भैया, रमेश यहां पे नहीं जा सकता, कौन जाएगा सर? सुरेश जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ट्रांसमिशन में प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रांसमिशन में क्या क्या केसेस होते हैं। पहला अगर डेथ हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा अगर इंसॉल्वेंसी हुआ तो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और तीसरा अगर आप लुनैटिक हो गए, लुनैटिक मतलब हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो अगर तुम लुनैटिक हो गए तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कोर्ट अपॉइंट करे उसके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो जाता है। सर 3 केस ट्रांसमिशन का ऑटोमेटिक याद करो, डेथ डेथ इंसॉल्वेंसी और उसके अलावा लुनैटिक। सर दिल, अगर आपका दिल गया, दिल मतलब डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और लुनैटिक हो गए, तो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंसी में आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लुनैटिक में आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको शेयर्स मिल जाएंगे। सर ये दूसरा वाला क्या हो गया? इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। पहला हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर SH4 फॉर्म में, ये हो गया आपका इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, इसका कोई फॉर्म नहीं है। अब दोस्तों फॉर्म आगे आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आगे एक बात समझना सर, जब आप इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर की बात करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर सलमान खान ने जैकलीन को ट्रांसफर किए शेयर्स तो भैया, और मान लो किसके शेयर्स? रिलायंस के, जिसमें 10 रुपए में से 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए क्या है अभी भी अनकॉल्ड है, मतलब 2 रुपए अभी भी देना बचा है, रिलायंस का मंगवाना बचा है। सर ये क्या हो गया? पार्टली पेड अप शेयर्स हो गए। सलमान रिलायंस के पास गया SH4 लेके और बोला रिलायंस सुन, मैंने अपने शेयर्स जैकलीन को बेच दिए, तो प्लीज अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम हटा करके जैकलीन का नाम लिख ले। तो सलमान इतने आसानी से नहीं करेगा सर, सॉरी रिलायंस इतनी आसानी से नहीं करेगा। रिलायंस क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा किसको? जैकलीन को, और बोलेगा जैकलीन सुनो, सलमान आया है, वो बोल रहे हैं कि उसने आपको दिया है, सच है क्या? जैकलीन बोली कि हाँ, मैं गई थी फार्म हाउस, एक बार हमारी डीलिंग हुई थी वहां पे, तो वहां पे मैंने खरीदा है शेयर्स, तो मेरे को शेयर्स मिले हैं। क्या सोच रहे भाई, क्या सोच रहे भाई, क्या सोच रहे? सुनो सर मैंने क्या कहा। सर जैकलीन बोले, जैकलीन के पास जाके रिलायंस पूछेगा कि रिलायंस जैकलीन, मैं ये शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर करने वाला हूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दो। क्यों? क्योंकि सर कल को आपको ये 2 रुपए पे करना पड़ेगा। रिलायंस को प्रॉब्लम यह है कि अगर ये झूठा ट्रांसफर निकला तो रिलायंस के 2 रुपए की बैंड बच जाएगी, तो इसलिए रिलायंस जाएगा जैकलीन के पास SH5 लेकर के। क्या पूछ रहे सर? देखो, वेर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इज मेड बाय अ ट्रांसफरर, यानी कि सलमान खान जा रहे हैं, तो उस केस में सर एक नोटिस जाएगा कंपनी के थ्रू टू द ट्रांसफरी, एंड ट्रांसफरी को नो ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर, तभी जाके ये रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होगा। 2 हफ्ते के अंदर आपको नो ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया? SH5 में जाओगे। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, शेयर सर्टिफिकेट कितने समय के अंदर डिलीवर होना चाहिए? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं सर, 4 अलग अलग केसेस है। अगर आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो, मतलब नए नए ताजा सब्सक्रिप्शन किए हो, तो बहुत ज्यादा नहीं, विद इन 2 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर दोस्तों अगर आपका इनकॉर्पोरेशन के बाद अलॉटमेंट हो रहा है, फ्रेश अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपको और 2 महीना मिलेगा अलॉटमेंट के अंदर। आपको अलॉटमेंट के बाद 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करवा देना। पर दोस्तों अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा, तो सर ये दिन में एक आधा होते रहेंगे, तो लॉ ने बोला 2-2 महीने वेट नहीं कर सकते, तू 1 महीने के अंदर तू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर दे।
और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स के केस में हमने बोला सो के काम कर, 6 महीने के अंदर तुम अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर कर देना। ये 4 चीजें हैं सर, ध्यान रखना। 2 महीना 2 महीना, 1 महीना क्यों है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में? क्योंकि सर ये दिन में एक केस होते होंगे, तो तू इसको 2-2 महीने तक मत टाल, तो इसको एज एंड व्हेन बेसिस पे क्लोज कर दे। सर समझे क्या? ये आपके शेयर सर्टिफिकेट्स की बात हो गई। सर मेरे को एक बात बताओ, रमेश की डेथ हो गई, उसके शेयर सुरेश को मिल गए। सुरेश ने कंपनी को बोला कि कंपनी मेरे नाम पे शेयर कर दे। कंपनी को लगेगा 1 महीने का टाइम। उस 1 महीने के दौरान इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, उसने 1 महीने के पहले ही, उसके नाम पे शेयर आने के पहले ही उस शेयर्स को उसने ट्रांसफर कर दिया। अब तक उसके नाम पे लीगली हुआ भी नहीं है, उसने ट्रांसफर कर दिया। क्या ये ट्रांसफर वैलिड है कि वॉइड है? सर लॉ ने बोला कि ये ट्रांसफर एब्सोल्युटली वैलिड है। रमेश के बाद जाने के बाद वो शेयर्स नेचुरली सुरेश के ही हो गए, तो वो ट्रांसमिट जो रिकॉर्ड में चेंज होना है वो बाद में होता रहेगा, पर अगर उसको कोई अच्छी डील मिल रहा है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर आप समझे क्या मेरी बात? और उसके बाद सर आगे चल करके एक छोटा सा प्रोविजन पढ़ो, यहां पे मैंने आपको एक एग्जाम क्वेश्चन डाला है, ये पढ़ लो प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पहले तो मेरे को बताओ, ए एक शेयर होल्डर है रिलायंस का, उसके घर आया एक चोर, और सर चोर आगे क्या बोला, मुझे रिलायंस का शेयर दे दे। सर मेरी बात सुनो, अगर ए एक शेयर होल्डर है, उसके घर आया एक चोर, और उस चोर ने बोला मेरे को ना रिलायंस के वो रिलायंस के शेयर्स ले गया। अब सर उसके बाद आज के जमाने में ले जाना क्या है, वो मिस्टर ए ने खुद ही बोला होगा मेरा शेयर भी ले जा, तो वो लेके चला गया। सर अब मेरी बात सुनो ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर चोर ने मिस्टर बी को दे दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया। क्या हुआ, मिस्टर ए के घर चोरी हुई और चोर ने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया। आज रिलायंस में शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर सी। मेरे को बताओ सर, बाद में जब मिस्टर ए को पता चलेगा कि मेरा मोह मोह हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जब मिस्टर ए को पता चलेगा ना, तो वो रिलायंस के पास जाएगा और कंपनी को उसका ओनरशिप रिस्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज फोर्जरी इज नलिटी, बिकॉज फोर्जरी इज नलिटी, आपने फोर्ज करके ट्रांसफर किया है, इट इज नल, तो कंपनी को रिस्टोर करना पड़ेगा। एंड कंपनी शेल नॉट बी लायबल टू बी और सी, बी और सी का भी जवाब नहीं देगा, कंपनी चुपचाप सर मिस्टर ए के नाम पे कर देगा। दूसरा सर मिस्टर सी जो है वो मिस्टर बी पे केस करेगा, और मिस्टर बी जो है वो चोर के पास जाकर के केस करेगा, पर उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? सर एग्जाम के क्वेश्चन में आया था, एक बार इसका लैंग्वेज देख लो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बैंक का नहीं देखना पड़ेगा। सर ये क्या लिखा है पढ़ो, व्हाट इफ शेयर इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फोर्जरी, अगर फोर्जरी होती है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हमने लिखा फोर्जरी इज नलिटी, मतलब फोर्जरी की कोई भी लीगल मान्यता नहीं है। दूसरा सर, इट डज नॉट गिव द ट्रांसफरी any title of the shares. Similarly, any transfer made by a forgery will not give good titles, as the title of the buyer is only good as the title of the seller. Welcome सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कह रहे हैं सर फोर्जरी में जो मिस्टर चोर ने ट्रांसफर किया है, तो जो बायर है उसकी टाइटल इज एज गुड एज दैट ऑफ द टाइटल ऑफ द सेलर, वो टाइटल ऑफ सेलर यानी कि चोर की टाइटल है ही नहीं, तो सर ये ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। सर ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनना, जब रिस्टोर कर रहे हो ना, तो रिस्टोर करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप शेयर्स रिस्टोर नहीं करोगे, आप उसके साथ साथ जो भी डिविडेंड आया है, जो भी बोनस अगर है, वो सारी चीजें रिस्टोर करोगे। ये डिसाइड हुआ था बर्तन के केस में। हाँ बर्तन, अरे बार्टन वर्सेस नॉर्थ सर्विसेज रेलवे कंपनी, क्या कहा मैंने, बार्टन वर्सेस नॉर्थ सर्विसेज रेलवे कंपनी। सर बार्टन वर्सेस नॉर्थ स्टैफोर्ड साइड रेलवे कंपनी, ये केस में डिसाइड हुआ था कि भैया कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड वगैरह भी मिला है ना, वो सब भी क्या हो जाएगा, वापस से ओनर को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हो, पर ये वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये पूरा क्वेश्चन 2 का ही समरी है यहाँ। ठीक है, समझा क्या? आगे बढ़ू। सर पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन जो है ये आप पढ़ लेना, क्योंकि 57 पेनल्टी करवाऊंगा नहीं मैं। 58 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा छोटा सा ट्रिकी है सर, इसमें क्या पॉइंट है मेरी बात ध्यान से समझना। सर 58 क्या कहता है, 58 कहता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। सर मान लो आपने ट्रांसफर किया या आपने ट्रांसमिशन किया, कंपनी के पास गए और कंपनी को बोला कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसका नाम हटा दे और इसका नाम डाल दे, और अगर कंपनी डालने से रिफ्यूज कर रही है तो क्या होगा सर? तो प्राइवेट कंपनी अगर है तो क्या होगा, और पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा? अगर प्राइवेट कंपनी कर रही है रिफ्यूजल, तो उस केस में मेरा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रिफ्यूजेस, तो आप 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द डिलीवरी, अगर आप क्या करोगे, यू विल सेंड अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू ट्रांसफर और ट्रांसफरी और पर्सन गिविंग नोटिस स्टेटिंग द रीजंस फॉर रिफ्यूजल। मतलब सर जब सलमान ने जैकलीन को दिया और जैकलीन गई रिलायंस के पास, और अगर उसने अगर रेफ्यूज कर दिया, तो सर जिस दिन नोटिस आया था ना, उसके 30 डेज के अंदर आप जैकलीन को जाके बोलोगे क्यों मना कर रहा हूं, और सर जो भी आपका रीजन होगा वो अपीलेबल होगा। जो ट्रांसफर ही है या जो इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन कर रहा है, वो इंसान ट्राइब्यूनल को अपील करेगा 30 डेज के अंदर, जैसे ही रेफ्यूजल आया। पर अगर रेफ्यूजल नहीं आया, तो आप जब भेजे थे ना, उसके 60 डेज के अंदर आप जाकर के अपील कर लेना। मतलब सर मान लो अगर हमारा डीड
अगर सलमान ने जैकलीन को दिया 1 अप्रैल 2024 को, जैकलीन चले गई किसके पास, जैकलीन चले गई रिलायंस के पास, मान लो 15 अप्रैल 2024 को। इसके 30 डेज के अंदर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आ जाना चाहिए और उसके 30 डेज के अंदर वो जाके ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकती है। पर अगर नहीं आया तो जिस दिन नोटिस भेजी थी ना, उसके जिस दिन उसने इंटीमेशन भेजा था ना, उसके 60 डेज के अंदर वो जाके ट्राइब्यूनल को अपील कर सकती है। ये हो गया जब एक प्राइवेट कंपनी है। पर सर अगर पब्लिक कंपनी होगा ना, तो देखो पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तुम रोक नहीं सकते, तुम इस तरीके से रोक नहीं सकते, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर सर अगर फिर भी आपको रिफ्यूजल आता है ना, तो 30 डेज के अंदर भैया रिफ्यूजल दे दे। अगर तूने 30 डेज के अंदर रिफ्यूजल दे दिया तो 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। पर अगर तूने रिफ्यूजल नहीं दिया 30 डेज के अंदर, तो जिस दिन नोटिस इंटीमेशन तेरे को डिलीवर हुआ था ना, उसके 90 दिन के अंदर जा करके ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि देखना मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। और जब ट्राइब्यूनल के पास जाओगे तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, सारे पार्टीज को हियर करके ऑर्डर देगा। दो में से कोई एक ऑर्डर देगा। सर पहला, डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन एंड कंपनी विल हैव टू कंप्लाई विद इन 10 डेज ऑफ सच ऑर्डर। कंपनी को बोलेगा ओए रजिस्टर कर, और कंपनी 10 दिन के अंदर कंप्लाई करेगी। और दूसरा, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड आल्सो पे डैमेजेस टू पार्टी अग्रीड। सर ये दूसरा वाला कब होगा, अगर आपके रजिस्टर में कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, कुछ गलती है, तो वो भी करने बोलेगा और आप डैमेजेस पे करोगे। और डैमेजेस पे करने के लिए भी बोल सकता है कंपनी को। सर ये कौन कर रहा है, ट्राइब्यूनल कर रहा है। जब उसके पास आए और तुम बोल रहे हो देखना यार मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, ये इट इज रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर, तो आपका ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा, पहले तो कर ले रजिस्टर, 10 दिन के अंदर तुमको करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलेगा, रेक्टिफिकेशन कर ले अपने रजिस्टर ऑफ रजिस्टर का, और अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको डैमेजेस भी तेरे को भरना पड़ेगा। अगर तुमने ट्राइब्यूनल की भी बात नहीं मानी तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, जेल के साथ साथ फाइन भी लग जाएगा। सर ये क्या हो गया, ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 58 पूरा का पूरा। सेक्शन नंबर 58 पूरा का पूरा जो क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर प्राइवेट कंपनी हो तो अलग, पब्लिक कंपनी तो अलग। प्राइवेट कंपनी हो तो 30 डेज का पहले रिफ्यूजल आ जाना चाहिए और उसके बाद 30 डेज में आप अपील के लिए जा सकते हो। फिर अगर नहीं आया रिफ्यूजल, तो जिस दिन आपने इंटीमेशन भेजा था ना, उसके 60 डेज के अंदर अपील के लिए चला जाना। पर दूसरी तरफ सर अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो 30 डेज के अंदर रिफ्यूजल आ जाना चाहिए। नहीं आया तो उसके बाद 60 डेज के अंदर जाना, सॉरी आ गया तो 60 डेज के अंदर अपील के लिए जाना। और अगर रिफ्यूजल का कोई रीजन नहीं आया तो जिस दिन आपने इंटीमेशन दिया था ना, उसके 90 डेज के अंदर अपील के लिए चले जाना। सर ये हो गया। और उसके बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा। सर सिमिलर प्रोविजन है सेक्शन नंबर 59। क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर अगर आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई गलती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो आपने कौन से सेक्शन में बनाया था, कोई मेरे को बता सकता है, चैट में बताना जरा। हाँ जी सर, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या कहा सर मैंने, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या आता है, इधर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर अगर द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड इनटू रजिस्टर ऑफ मेंबर और ओमिटेड और अननेसेसरी डीले इन एंटरिंग और रिमूविंग नेम, क्या हो रहा है, अगर आपने किसी का गलत नाम डाल दिया या किसी का सही नाम छूट गया आपसे, या आप किसी का नाम जबरदस्ती का डिले कर रहे हो, तो उस केस में वो इंसान कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को। और जो ट्राइब्यूनल है ना, या तो वो आपकी अपील को डिसमिस कर देगा, बोलेगा हटना निकलना, क्या बकवास कर रहे थे, तेरे लिए खाली बैठे क्या, या फिर वो आपके ऑर्डर या फिर ऑर्डर पास करेगा, जहां पे ये दोनों सेम ऑर्डर है जो आप ऊपर पास करते हो। सर ये दोनों सेम ऑर्डर है जो यहाँ पे पास करेगा, और ये अगर ऑर्डर पास होगा तो आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर ये 59 का है रेक्टिफिकेशन, अगर रजिस्टर मेंबर में कुछ गलती है तो उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। सर ये बेसिक बात है, उसमें आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अब सर आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 61 पे, बेहद 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार बेटे एक बार क्वेश्चंस तो देखो, 59 में क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको, 58 में एक लिया दे ले दे के क्वेश्चन है। अब सर वापस आपका सेक्शन 61, 62, 63, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम क्या करेंगे, हम लोग अभी 61 और 63 कर लेंगे और 62 से लेके हम अगले वाले सेशन में करेंगे। अभी हम 61 और 63 कर लेंगे जो बहुत बेसिक है, और देखेंगे अगर होगा तो 64 भी कर लेंगे। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर प्लीज। 61 क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। सर पावर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। छोटी छोटी बारीकियां समझना इस सेक्शन का, 4 क्वेश्चन आया है, मजाक नहीं है, और पूरे टू द टॉप लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है। सर मेरे को बताओ सर, मैं बात कर रहा हूं किसकी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैपिटल की। अगर वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अगर अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाह रहे हैं, अगर वो अपने शेयर कैपिटल को क्या करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं, इट मे इफ इट इज ऑथराइज बाई एओए ऑल्टर इट्स एमओए इन द जनरल मीटिंग। सर आप एमओए को क्यों छेड़ रहे हो, एमओए को इसलिए छेड़ रहे हो क्योंकि आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो, आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो। तो ये जो सेक्शन 61 लग रहा है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए लग रहा है। अगर आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाहते हो, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखा है, लिखा है ऑल्टर, मतलब अपवर्ड या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो एओए में ऑथराइजेशन चाहिए। दूसरा,
आप अपना एमओए ऑल्टर करोगे। मेरे को बताओ सर, एमओए ऑल्टर करने के लिए क्या लगता है? एमओए ऑल्टर करने के लिए एसआर लगता है। तो जनरल मीटिंग में आप एसआर पास करोगे। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, दूसरा आप एसआर पास करोगे, एसआर पास करके आप अपने एमओए को ऑल्टर करोगे, तब जाके आपका ऑल्टरेशन हो जाता है अंडर सेक्शन 61। ये ऑल्टरेशन किस चीज का हो रहा है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का। दोस्तों उसके बाद मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपके पास पुराना एडिशन होगा तो मैंने लिखवाया होगा कि वहां पे लिखा होगा गलती से कि ओआर लगेगा, पर यहां पे सेक्शन नंबर 61 में एसआर लगेगा, ओआर नहीं एसआर लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एडिशन 2 या पुराना होगा तो बाकी यहां पे नीचे एसआर क्लियरली लिखा हुआ है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना राजा, क्या क्या मैंने सर ऑल्टरेशन, यहां से क्वेश्चन आता है कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या। जब आप शेयर कैपिटल के ऑल्टरेशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा सर 5 चीजें आप कर सकते हो। देखो मेरी तरफ पहले सुन लो, फिर याद करवा दूंगा। 5 चीजें क्या है? सबसे पहले आप इंक्रीज कर सकते हो ऑथराइज शेयर कैपिटल टू सच अमाउंट एज इट में डीम फिट, तेरी जहां मर्जी इंक्रीज कर ले तू, जितना मर्जी। दूसरा सर, आप कंसोलिडेट एंड डिवाइड कर सकते हो इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। मतलब क्या सर, आपके 10-10 रुपए के शेयर थे, आपने कंसोलिडेट किया और उसको डिवाइड किया आप कितने के? 100 रुपए के शेयर पे, तो आपने कंसोलिडेट एंड डिवाइड किया इनटू लार्जर अमाउंट। लेकिन सर अगर आप कोई भी कंसोलिडेशन कर रहे हो ना, नो कंसोलिडेशन शुड रिजल्ट इन चेंज इन वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा। मतलब सर मान लो अगर मेरे अलग अलग शेयर होल्डर थे, मैंने उन सबके शेयर को कंसोलिडेट किया और उनको सब लार्जर अमाउंट पे डिवाइड कर दिया। कंसोलिडेट मतलब 10-10 के शेयर होल्डर को कंसोलिडेट किया, अब 100-100 के शेयर्स को कर रहा हूं, तो भैया इससे इनका ना वोटिंग राइट्स आपस में चेंज नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो देखो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देके अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आधी बार आया है। उसके बाद तीसरा सर, आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो और वापस उसको रिकन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। यहां पे हायर अमाउंट होगा लोअर अमाउंट होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करो और वापस रिकन्वर्ट कर लो शेयर्स में। और चौथा सर, आप सीधा का सीधा ना डिवाइड कर सकते हो। सब डिवाइड मतलब तोड़ सकते हो इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। आप स्मॉलर अमाउंट पे तोड़ सकते हो, मेमोरेंडम जो अमाउंट है उससे स्मॉलर अमाउंट पे तोड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, जब आप स्मॉलर अमाउंट में सब डिवाइड करोगे, then the proportion between amount paid and the amount paid unpaid will remain the same। जो आपका अमाउंट पेड और अमाउंट अनपेड का प्रोपोर्शन था वो सेम रहेगा। मतलब क्या सर, अगर आपके 1000 शेयर थे 10 रुपए के, अब आप बोल रहे हो मैं 10,000 शेयर करूंगा, अगर मैं 1000 शेयर थे मान लो 100 रुपए के, अब आप बोल रहे हो 10,000 शेयर करूंगा 10 रुपए का, तो याद रखना अगर 100 शेयर में 100 रुपए में से 75 पेड था और 25 अनपेड था, तो ये 10 रुपए में भी 7.5 पेड होगा, 2.5 अनपेड होगा, सेम प्रोपोर्शन में चलेगा। वही बात तो लिखी है। अगर आप क्या कर रहे हो, सब डिवाइड। सर पॉइंट नंबर बी में क्या कर रहे हो, कंसोलिडेट इकट्ठा करके डिवाइड कर रहे हो, पर यहां पे लार्जर अमाउंट, मतलब 10 रुपए के शेयर को आप 100 रुपए पे लेके जा रहे हो। पर आप फोर्थ वाले पॉइंट में क्या कर रहे हो, कुछ कंसोलिडेशन नहीं, सीधा सब डिवाइड, मतलब आप 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए पे लेके जा रहे हो। सर ये फोर्थ नंबर का पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। आप फिफ्थ पॉइंट सर जो है ना, ये आपके पेपर में आएगा। तुम सुन नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, पर आपके फिफ्थ पॉइंट जो है आपके पेपर पे आएगा। क्या लिखा है, कैंसल द शेयर्स। क्या है, कैंसल द शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन बाय एनी पर्सन एंड डिमिनिश अमाउंट ऑफ इट शेयर कैपिटल ऑफ द शेयर्स सो कैंसल्ड। क्या लिखा है सर, कैंसल द शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन, जो आपका किसी ने नहीं लिया है, जो आपका अनसब्सक्राइब्ड है अभी तक, एंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ द शेयर्स सो कैंसल्ड। आपके जो भी शेयर्स अभी तक किसी ने नहीं लिए, आप उसको कैंसिल कर दो और उतने से आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दो। सर मैंने क्या कहा इधर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपया, उसमें से मेरा पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड शेयर, हाँ चलो सब्सक्राइब ही ले लो, पेड अप से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका सब्सक्राइब पेड अप शेयर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 80 करोड़ है, तो जो 20 है ना, 20 करोड़ है विच इज नॉट बीन टेकन, किसी ने अभी तक ये लिया नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं और कैंसिल करते ही मैं अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू डिमिनिश कर सकता हूं। मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को डिमिनिश कर सकता हूं। पर सर जब आप इसको डिमिनिश कर रहे हो ना, इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा, मतलब क्या, सेक्शन 66 नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि वो तो अभी तक शेयर्स किसी ने लिया ही नहीं था, तो उसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। सर ये लाइन पढ़ो ध्यान से, कैंसिलेशन शेल नॉट बी डीम्ड रिडक्शन, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा जब कैंसिलेशन का पॉइंट आएगा। सर आप कैंसिल क्या करोगे, शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन बाय एनी पर्सन एंड यू विल डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट शेयर्स, आप उसको डिमिनिश कर दोगे और कैंसिलेशन को डी क्या नहीं माना जाएगा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। सर ये चीज आप एसआर से करते हो। आपने को क्या कहा सर मैंने, इधर देखो ध्यान से। सर अगर आप ऑल्टरेशन ऑफ शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, एओए में ऑथराइजेशन, फिर आप पास करोगे एसआर, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने एमओए को ऑल्टर करोगे और आपका रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑल्टरेशन हो जाएगा। सर ऑल्टरेशन मतलब क्या, इधर देखो सर, मैंने कहा मेरे साथ साथ करो। ऑल्टरेशन मतलब इंक्रीज, कंसोलिडेट,
सर मेरी बात ध्यान से सुनना, इंक्रीज, कंसोलिडेट, डिवाइड, इंक्रीज, कंसोलिडेट, डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड, कैंसिल। सर क्या कहा मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक एक कीवर्ड यहां पे देखो, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। इंक्रीज, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड, इंक्रीज, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड, कैंसिल। इंक्रीज, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड, कन्वर्ट, सर कैंसिल। ये चीजें आप करोगे ना तो आपको पांचों पॉइंट याद होंगे। सर इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेट एंड डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, कन्वर्ट इट इनटू स्टॉक एंड रीकन्वर्ट इनटू शेयर्स, सब डिवाइड इनटू व्हाट शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट एंड कैंसिल एनी एक्स्ट्रा शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन अप। सर ये पांचों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका सेक्शन नंबर 61 हो जाता है। उसके बाद आ जाओ सर आपके बोनस शेयर के बारे में जो बात करता है। एक सेकंड आगे बढ़ने के पहले समझ आ रहा है क्या भाई मेरे? कमेंट में बताओ भाई तुमको समझ आ रहा है कि, देखो दोस्तों मैं वापस से रिपीट करूंगा जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं दोस्तों, दैट योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। जैसे आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही हमको और प्यारा वीडियो और कंटेंट लाते रहने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो सिर्फ आप लोगों का अप्रिसिएशन है। तो कमेंट पे जा करके जरा एक मिनट जा करके कमेंट पे जाकर के जरा एक मिनट निकाल करके प्लीज डू मेक श्योर टू लेट मी नो हाउ आर यू लाइकिंग दीज वीडियोस, ये वीडियोस आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो समझ आया और आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, नहीं अभी मैं आपको एक सेक्शन और करवाऊंगा फिर मैं उसके बाद जाऊंगा। पर दोस्तों सर, हे भगवान, मेरी आपसे दुआ है कि हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है अगर वो लाइक करेगा तो जो भी सब्जेक्ट में उसको डर लग रहा है ना उसमें उसको प्लीज अच्छे नंबर से पास करवा देना भगवान, ठीक है? अब मेरी बात सुनो सर एकदम ध्यान से। आखिरी सेक्शन आज का सर आपका बोनस शेयर क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। एक कंपनी अगर चाहे तो बोनस शेयर इशू कर सकती है जो फुल्ली पेड अप होगा। आप पार्टली पेड अप बोनस शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकते, पर बोनस शेयर इशू करने के लिए आपके पास वो, जब आप शेयर्स इशू करोगे तो क्रेडिट तो आप 2 शेयर कैपिटल कर दोगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डेबिट में क्या आएगा सर? डेबिट में या तो आप अपने कोई फ्री रिजर्व को ले लो या आप अपने एसपीए को ले लो, क्योंकि एसपीए कैन बी यूज्ड टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। और तीसरा आप सीआरआर अकाउंट भी ले सकते हो, क्योंकि सीआरआर का तो एक ही यूज होता है बोनस शेयर। तो आप डेबिट में कुछ भी ले सकते हो, फ्री रिजर्व, एसपीए और सीआरआर। उसके बाद सर एक बात याद रखना, सर आप कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने क्या किया, मेरे 10 करोड़ का असेट था उसको रीवैल्यू करके 50 करोड़ का कर दिया, 40 करोड़ का मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व बना, उसका मैं बोनस देने जा रहा हूं। अबे ओए, ये हवा में रिजर्व है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर जब आप बोनस शेयर समझते हो ना तो समझ लेना बोनस इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आप अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करवा रहे हो। सर बोनस इश्यू करने के 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सर आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लगेगा और आपका बोर्ड रेकमेंड करेगा। जैसे डिविडेंड आपका बोर्ड रेकमेंड करता है और जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, वैसे ही बोनस भी आपका बोर्ड रेकमेंड करेगा और किसमें, जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब तक एसआर नहीं लिखा है तब तक ओआर है, जब तक एसआर नहीं लिखा है तब तक ओआर है। उसके बाद तीसरा सर आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिपॉजिट और डिबेंचर सिक्योरिटीज। आपका डिबेंचर में या फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का कोई भी डिफॉल्ट आपने नहीं कर रखा है। चौथा, स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। पांचवा, पार्टली पेड अप शेयर्स सारे आपने फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। और चौथा, सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। और क्या प्रिस्क्राइब किया है सर इन्होंने बोला बोनस वंस अनाउंस्ड कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार आपने अनाउंस कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। ये 6 कंडीशन है। इधर देखो मेरी बात सुनो, क्या कहा सबसे पहले, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। जहां कुछ नहीं सूझेगा ना एओए लिख के आ जाना भाई, एओए में तो ऑथराइज होना चाहिए। दूसरा सर आपको बोर्ड रेकमेंड करेगा और जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा बाय वे ऑफ ओआर। तीसरा सर आपका फिक्स डिपॉजिट या डिबेंचर सिक्योरिटीज में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, स्टैट्यूटरी हकला ले पहले सर, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप कर दिए एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप मेरी बात समझे क्या? हाँ सर, बोनस को डिविडेंड अनाउंस किया था बट डिविडेंड देने की जगह बोनस शेयर दे दिया, चलता है क्या? नहीं सर, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता। अरे समझे क्या आप मेरी बात? हाँ सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 63 तक हो गया। कल मैं आप लोगों का 62 से शुरू करूंगा और आगे के जो शेयर से सेक्शन है वो करवा के मैं आपको 71 जो मेन डिवेंचर्स है वो करवा के चैप्टर को खत्म कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। Please do make sure that you like this video and I will see you in the next session. Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye. वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बच्चों।